हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर हम एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से रिलेटेड। तो आज भी हम जो लेकर आए हैं क्वेश्चंस वो हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो मैनेजमेंट कॉमर्स दोनों के ही बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो एनटीयूजीसी नेट दिसंबर 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अदर एग्जाम जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस मौजूद है, तो उसके लिए आप लोगों को ये सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो रूल क्या है? रूल ये है कि आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को रोकना है, आंसर खुद करना है, उसके बाद आप आंसर देखेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से होगी। और जो भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो एक लाइक बटन पर क्लिक करके मुझे ये बताएंगे कि आपने जो है ये सेशन जो है वो अटेंड किया हुआ है। लाइक इट शो योर अटेंडेंस, या आपकी अटेंडेंस जो है वो शो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। All the best. The first question. Ultimately, dash was replaced by the dash on the 1st Jan 1995. अंतः डैश को 1 जनवरी 1995 को डैश में बदल दिया गया था। तो किसको किस में बदला गया था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। गेट्स को डब्ल्यूटीओ में, या डब्ल्यूटीओ को गेट्स में, या गेट्स को डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ को गेट में, किसको किस में बदला गया है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, सी। यहाँ पर आपका जो ये है गेट, इसको ये पहले आपका ना एक प्रोविजनली था, ये प्रोविजनली आपका क्रिएट किया गया था, फिर इसको ना परमानेंटली यानी कि डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका गेट जो था वो रिप्लेस हो चुका था डब्ल्यूटीओ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following type of FDI includes creation of new assets and population facilitated in the host country? निम्नलिखित में से किस प्रकार के एफडीआई में मेजबान देश में नई संपत्ति और उत्पादन सुविधाओं का निर्माण शामिल है? ध्यान दीजिएगा, नई संपत्ति की बात हो रही है, न्यू एसेट्स एंड द प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द होस्ट कंट्री। तो ऐसी कौन सी एफडीआई है उसमें ये पूछा जा रहा है। सो द राइट आंसर इज सी, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसमें जनरली एफडीआई का एक बहुत ही अच्छा टाइप होता है जिसमें आप किसी नए ग्रीनफील्ड, जैसे ग्रीन से समझ, ग्रीनफील्ड का समझ में क्या आ रहा है कि हरी खेत की बात की जा रही है, जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो एक किसान क्या करता है, खेती करने के लिए जो जमीन होती है उसमें बीज बोता है और फिर धीरे धीरे उसमें ना फसल उगना शुरू होती है। उसी तरह से ये भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए एक कंपनी क्या करती है, वो कुछ एसेट्स और प्रोडक्शन फैसिलिटीज, बिल्कुल न्यू एसेट्स और प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इन्वॉल्व होती है, क्रिएट करती है और धीरे धीरे अपने आप को क्या करती है, मजबूत बनाती है। तो दिस इज द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका आईबीआरडी, यानी कि इसका फुल फॉर्म जरूर याद कीजिए, फुल फॉर्म भी समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं। सो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जाती है, ऑल्सो नोन एज। इसे और क्या कहा जाता है? आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है? एक्सिम बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल बैंक? व्हाट इज द सेकंड नेम? द राइट आंसर इज बी, वर्ल्ड बैंक। अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4। Subsidiary consider regional environment for the policy strategy formulation is known as। नीति रणनीति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय वातावरण को सहायक कंपनियों के रूप में जाना जाता है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सब्सिडरी कंसिडर रीजनल एनवायरमेंट, यहां पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, तभी आप समझ पाएंगे। फॉर द पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो कौन सी अप्रोच यूज होगी? पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक या जियोसेंट्रिक? द राइट आंसर इज बी, दैट इज रीजनोसेंट्रिक, जैसा कि आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द ईपीआरजी मॉडल। ईपीआरजी मॉडल से ही संबंधित है। ये मॉडल 1969 में आपका आया था। ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में इसे बताया जाता है। यहाँ पर एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जीनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, यहाँ पर इस तरह से आपको 4 जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, जैसे जियोसेंट्रिक की अगर बात करें तो जियोसेंट्रिक का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन आइडिया इज टू टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर टेस्ट। जब ग्लोबल कंज्यूमर को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। वहीं एथनोसेंट्रिक की बात की जाए तो डू नॉट अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट टू द नीड एंड वांट्स फॉर द अदर कंट्री वेयर दे हैव ऑपरेशंस। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि
जिस जगह पर ये काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वहीं के प्रोडक्ट्स को ये अडॉप्ट करें, ये जहाँ से है वहाँ के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भेजते हैं। मतलब यहाँ होम कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो ये होस्ट कंट्री में क्रिएट करके वहीं को ही प्रमोट करते हैं। पॉलीसेंट्रिक क्या होता है, इक्वल इम्पोर्टेंट टू एवरी कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। हर किसी का अपना एक अलग जो मार्केट होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। बिलीव इन यूनिकनेस इन एवरी मार्केट, तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे ना कि वहाँ होस्ट कंट्री में जाकर होस्ट कंट्री के हिसाब का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं रीजनो सेंट्रिक जो होता है ये इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल सिमिलरिटीज जो रीजन्स में होती हैं उनको ये डिनोट करता है। इसका डिटेल मॉडल जो है ये हमने ऑलरेडी आई थिंक किया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अभी हमने डिस्कस किया था तो उसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है। अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर पेरेंट कंपनी स्टार्ट अ न्यू वेंचर इन अ फॉरेन कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक रूप जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके एक विदेशी देश में नया उद्यम शुरू करती है। या फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई का वो फॉर्म वेयर कंपनी परचेज और लीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फैसिलिटीज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वह रूप जहां पर कंपनी एक नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिए मौजूदा उत्पादन वस्तुओं सुविधाओं को खरीदती है ना। और या फिर आपका इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेसिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डेब्ट्स यानी कि शेयरों और ऋणों में निवेश। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर आप लोग समझ ही चुके होंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही है या गलत है। द राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट वन। फ्रॉम द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, पेरेंट कंपनी एक स्टार्ट करती है एक नया वेंचर फॉरेन कंट्री में, जिससे कि नए ऑपरेशन फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करके नया बिजनेस स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन is the dash is the applications of knowledge which redefine the boundaries of global business। इनमें से क्या चीज है जो ज्ञान का अनुप्रयोग है जो वैश्विक व्यापार की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है। द राइट आंसर इज सी, दिस इज टेक्नोलॉजी, क्योंकि वही आपको लाइक ग्लोबल बिजनेस की तरफ मूव कराता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश द होल्डिंग ऑफ कंट्री ट्रेजर primarily in the form of gold constitution in wealth। डैश के अनुसार किस देश के खजाने को मुख्य रूप से सोने के रूप में होती है, जो उसकी उत्पत्ति होती है। तो वो ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि जो कंपनी का जो ट्रेजर है वो गोल्ड है ना, वो गोल्ड है। तो ये किस में बताया गया है, मतलब जितना गोल्ड होगा उतना ज्यादा कंपनी जो है वो अमीर होगी, ऐसा किस थ्योरी में बताया गया है। सो द राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट वन। ये जो आपकी मर्केंटिलिज्म की थ्योरी जो है उसमें बताया गया है कि जिस कंट्री के पास में जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसका उतना ही ज्यादा वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, अ ट्रेड थ्योरी prevailed during the 16th to 19th century। The wealth of a nation is measured based on the accumulated wealth in terms of gold and silver। सोने चांदी के बेस पर डिसाइड होता है। इसके अलावा आपका जो कंपेरेटिव एडवांटेज या इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ जो है वो फर्स्टली डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी में। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डेविड रिकार्डो ने उन्हें लेकर आए थे। और जो आपका दिया है हैकर्चर ऑलिन मॉडल, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है दैट पोसेस द कंट्री एक्सपर्ट, या ये बताती है कंट्री एक्सपर्ट्स व्हाट दे कैन मोस्ट एफिशिएंटली एंड प्लेंटीफुली प्रोड्यूस, वो क्या एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बेस पर यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी के लिए। तो ये आपको यहाँ पर बताए गए, तो ये जो ऑप्शंस थे उनको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। ग्लोबलाइजेशन किसे रेफर करता है, ग्लोबलाइजेशन किसे रेफर करेगा, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इफेक्ट, या फिर अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। सो द राइट आंसर इज डी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि बिजनेस जो है वो पूरे दुनिया भर में मतलब फैल जाए, सभी एकजुट होकर एक साथ मिल जाए। तो ये इंटीग्रेशन सिखाता है और इंटरडिपेंडेंट बनाता है वर्ल्ड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज इन। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पता है? नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। So the right answer is B. It's in Washington DC, USA. Next, Asian Development Bank, जिसे ADB के नाम से जाना जाता है, has the following objectives. इसके जो फॉलोइंग जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? इसके पास जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक किस लिए लाया गया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या फिर ये सभी? तो द राइट आंसर इज डी गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इन सभी में वर्क करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, एज वेल एज ह्यूमन डेवलपमेंट करना। इन सभी को ये क्या करेगा? टारगेट करता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड द नॉलेज टू इट्स मेंबर कंट्री। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों के लिए वित्त और ज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड नॉलेज टू इट्स मेंबर कंट्री। किस लिए है? तो आपसे पूछा गया इसका कारण क्या है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वेल्थ सेंटर्स, या फिर ऑल द अबव। वर्ल्ड बैंक का मेन उद्देश्य क्या है इस जुड़ने का? सो द राइट आंसर इज डी गाइस, वर्ल्ड बैंक है वो सभी के लिए वर्क करता है। तो ये जो है ये हर तरह की इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इवन कंडीशन ऑफ हेल्थ सेंटर्स भी ये इम्प्रूव कराने में मदद करता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सोर्स होता है फाइनेंस और फाइनेंस एंड नॉलेज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। Next question, which of the following currency has the largest weightage in the determination of value of SDR? SDR के बेसिस पर, SDR के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है? कौन जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है? जापानीज येन, यूरो, यूएस डॉलर, या ब्रिटिश पाउंड? किसका होगा? सोचिए सोचिए। द राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट वन। यूएस डॉलर का जो भार है वो सबसे ज्यादा होगा। द वेटेज जो सबसे ज्यादा है दैट इज यूएस डॉलर का। अब यहां पर ये होता क्या है इसको भी देख लीजिए। द IMF डिसाइडेड दैट द रेम्बिनी यानी कि चाइनीज यान वुड बी एडेड टू द SDR बास्केट सिंस अक्टूबर 1, 2016। तो अब SDR की जो बास्केट होती है इसमें जो करेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं? यूएस डॉलर, यूरो, रेम्बिनी, आपकी जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड। इस तरह से ये 5 जो हैं वो आपके यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इनको याद कर लेना, इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, और ये एक क्वेश्चन जो है ये भी आपसे पूछा ही गया है बट सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDR, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज द स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड विटनवुड ट्विन। विटनवुड ट्विंस किसे कहा जा रहा है? तो IBRD, IDA, IMF, ILF, IMF, IBRD, या फिर IDA, ILF, IFL, किसे कहा जाएगा विटनवुड ट्विंस? तो द राइट आंसर इज सी गाइस, सी इज द राइट वन। अच्छा, एक और चीज, IMF या फिर IBRD, IBRD का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। आपको इन सबके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि इनके फुल फॉर्म क्या होंगे। ठीक है, तो विटनवुड ट्विंस क्या है? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वार, आपकी जो वर्ल्ड वार हुई थी 2, उसके बाद में बहुत ज्यादा तबाही फैली थी। उस तबाही को अब क्या रिकवर करना था, ठीक करना था चीजों को। तो उस चीजों को ठीक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई जिसे विटनवुड ट्विंस कहा गया, जिसमें 2 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कराया गया था। वो थे आपके वर्ल्ड बैंक एंड मॉनेटरी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। इसके अलावा जो फुल फॉर्म है मैंने कहा था ज़रूरी है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA का फुल फॉर्म है। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड के पुअरेस्ट और डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है। सेकेंड लास्ट, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड होता है? द राइट आंसर इज सी, टेंजिबल गुड्स, ठीक है। And the last question, what it is called when the country is specialized in particular goods and it's trade the goods with the other country? जब कोई देश किसी वस्तु के विशेषता प्राप्त करता है और फिर वह अन्य देशों के साथ वस्तु का व्यापार करता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब उसके पास विशेषता है और अन्य के साथ, देशों के साथ में वो व्यापार कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? So the right answer is B guys, this is called the interdependence। एक दूसरे पर यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी शो हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी इंटरनेशनल बिजनेस के और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं, सो बी रेडी फॉर इट। ज्वाइन द टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।